हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट सेकेंड हम हड़प्पा सिविलाइजेशन का। जैसा कि आपको पता है कि 67 बीपीएससी के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम कुछ चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सब्जेक्ट्स भी देखेंगे हम, जिसमें हम पहले एंशिएंट हिस्ट्री को कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक सजेशन भी है, मेरे लिए सजेशन है कि मैं इतनी बड़ी वीडियोस ना बनाऊं। जैसे कि लास्ट वाली वीडियो शायद 45 मिनट की थी, तो कहा गया है कि कुछ लोगों ने कहा है कि 20 और 25 मिनट के आसपास में वीडियो रहे तो ज़्यादा अच्छा है, देखने में भी सही रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि डेटा उनका कंज्यूम हो जाता है कि अगर 45 मिनट की एक ही वीडियो देखे तो उनका पूरा डेटा लग जाता है लगभग उसी में, जो एक दिन का उनका 1 जीबी का कोटा मिलता है। तो इस वजह से ये बात तो सही है, जिनको 1 जीबी का, जिनके पास वाईफाई है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अनलिमिटेड है जिनके पास। लेकिन जिनके पास 1 जीबी का मिलता है लिमिट, उनके लिए तो दिक्कत है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 20-25 के आसपास मिनट के आसपास मैं वीडियोस को रखूं। ओके, तो थ्रेशोल्ड में 30 मिनट का रखूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड करते समय कभी कभी 4-5 मिनट इधर उधर हो जाता है। ओके, चलिए। तो सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम जो पहले हमने देखा था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जिसमें हमने एक्सपेंशन एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में देखा था, टाउन प्लानिंग के बारे में देखा था। आज हम मिलने दिखने वाले हैं इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ के बारे में। क्योंकि अब चूंकि वीडियोस छोटी बड़ी बनेंगी तो कंटेंट भी थोड़ा कम होगा। उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगा पार्ट, जिसमें ये आपका कवर हो जाएगा पांचों। बाकी स्क्रिप्ट द साइंस एंड टेक में ज़्यादा कुछ है नहीं। मेनली थर्ड वीडियो में रिलीजियस बिलीफ और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन ही बड़ा सा है, अदरवाइज बाकी तीनों छोटे हैं। तो आज इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, सो इकोनॉमी एंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि अर्थव्यवस्था और जीवन निर्वाह के लिए, क्या आपके लिए लाइवलीहुड के लिए इनकम क्या होना चाहिए, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमल रियरिंग के बारे में या एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो तरीके के यहाँ पर जो एनिमल्स थे इनको की जानकारी थी। एक तो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और एक पेट्स एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो पेट एनिमल्स की बात करें तो जैसे कि ऑक्स, गोट, पिग्स, शीप, डॉग, कैट, कैमल, डंकी, ये पेट्स की तरह इनको यहाँ पर यूज किया जाता था। पेट्स यानी कि पालतू होते थे। इसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स थे लाइक एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, राइनो, डियर, क्रोकोडाइल, इनकी भी जानकारी इनको थी। अब चूंकि वाइल्ड थे इनको तो पाल नहीं सकते ना, लॉयन टाइगर को कौन पालेगा। ओके, तो लेकिन जानकारी इनको थी। तो ये जो एनिमल्स हुआ करते थे, जो पेट्स की तरह ये रखते थे अपने पास, जिससे इनको मिल्क, मीट, फर या फिर वुल वगैरह इनको मिलता रहता था। जैसे कि कुछ एविडेंसेस आपको मिल जाते हैं, हॉर्सेस की भी एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, लोथल और सुतकुर्दा से आपको हॉर्सेस के एविडेंसेस मिलते हैं। लेकिन ये एविडेंस अभी पूरा क्लियर नहीं है, अनक्लियर एविडेंस है। और इस वजह से ये आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को हॉर्स सेंट्रिक सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे। आपने एक मूवी देखी होगी, एक मूवी थी मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की मूवी थी। अगर आपने मूवी देखी होगी तो मोहनजोदारो जो शहर था वहां पर हॉर्स का इंट्रोडक्शन होता है। ओके, और ये एविडेंसेस मिले हुए भले ही बहुत अनक्लियर ना हो, लेकिन हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि इनको इनकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो जानकारी तो थी, लेकिन इतना हॉर्स का यूज यहाँ पर नहीं होता था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को हॉर्स सेंट्रिक कहा जाए। तो दोनों चीजों में अंतर है, याद रखिए। अगर स्टेटमेंट आता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को हॉर्स की जानकारी थी, तो जी हाँ, बिल्कुल उनको जानकारी थी। लेकिन क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन हॉर्स सेंट्रिक था? तो नहीं, हड़प्पा सिविलाइजेशन हॉर्स सेंट्रिक नहीं था। ओके, तो दोनों इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं, और ये स्टेटमेंट आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया हुआ है, और उसमें यूपीएससी ने सही माना है इस चीज को कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को हॉर्स की जानकारी थी। ओके, तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो एनिमल के बेसिस पर लाइवलीहुड जो था वो मेनली हंटिंग ऑफ एनिमल्स, बर्ड, फिशिंग, इसके थ्रू इनके फूड रिक्वायरमेंट्स की भी पूर्ति होती थी, और ये इनकम का स्रोत भी था। इसके अलावा हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में देखेंगे कि यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स उगाए जाते थे यहाँ पर अपर सिविलाइजेशन में, वो वीट और बार्ले था। लेकिन इसके अलावा और भी क्रॉप्स उगाए जाते थे, जैसे कि ग्राम यानी कि चना, बाजरा, मस्टर्ड, कॉटन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, लेमन, कोकोनट, वेजिटेबल्स, ये सारे यहाँ पर उगाए जाते थे।
ओके, बट मेन क्रॉप जो था वो व्हीट एंड बार्ले था। यहाँ पर पैडी कल्टीवेशन भी होता था, यानी कि धान की खेती भी यहाँ पर होती थी, लेकिन ये काफी लिमिटेड एरिया में होता था। खास करके सिंधु नदी के आसपास जो एरिया होता था वहां पर हो जाता था, क्योंकि पैडी के लिए थोड़ा सा वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एरिया में नहीं होता था कल्टीवेशन इसका। इसके अलावा हम प्लगिंग एविडेंसेस की बात करें तो आपको कालीबंगन से प्लगिंग एविडेंसेस मिले हुए हैं, यानी कि जूते हुए खेत यहाँ पर आपको मिले हुए हैं। और ऐसा अंदाजा भी लगाया जाता है कि ये जो प्लग शेयर्स होती हैं, प्लग शेयर्स जो होती है, ये जिनको हल कहते हैं, तो हल ऐसा माना जाता है कि ये जो होते हैं ये वुडन हुआ करते थे, यानी कि लकड़ी के बनाए जाते होंगे। ओके, तो इस तरीके कुछ टॉयज भी मिले हुए हैं जो बच्चों को खेलने के लिए बनाए जाते थे, जिसमें बुल कार्ट हुआ करता था, या फिर हल को खींचते हुए ऑक्स या फिर कैमल्स थे। तो कैमल या ऑक्स का या फिर बुफेलो का भी यूज किया जाता था यहाँ पर उन हल को खींचने के लिए। इरिगेशन की बात करें तो यहाँ पर इरिगेशन की भी फैसिलिटी थी, इसके भी एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान या अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान में जो शोरतू घई है, यहाँ से आपको कैनाल्स यानी कि नहरों के एविडेंसेस मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि जो धौलावीरा और लोथल है, यहाँ पर जो वाटर बॉडीज हुआ करती थी, यहाँ से भी इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, इरिगेशन होता था वहां पे, इतनी पूरी सारी चीजें मिलती है। तो ये हमारी बातें कुछ एग्रीकल्चर की रहती हैं, और साथ ही साथ ये जो क्रॉप्स हुआ करते थे, इनको टैक्स की तरह भी यूज किया जाता था, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था जो टैक्स इकट्ठा करता था वो क्रॉप्स के रूप में भी करता था, क्योंकि इस समय कोई क्वाइंस या फिर इस तरीके का सिस्टम नहीं था। इस समय बार्टर सिस्टम ही फेमस था, और वही एक सिस्टम ही था जिसके थ्रू यहाँ पर काम होता था। तो टैक्सेस भी यहाँ पर वसूल जो किए जाते थे वो भी क्रॉप्स के फॉर्म में ही वसूल किए जाते थे। तो ये काफी मेडिवल टाइम में भी आप देखेंगे टैक्सेस क्रॉप्स के फॉर्म में आते थे। तो खैर, हड़प्पा तो बहुत पहले की बात है। इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे कि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, यानी कि मेटल से यहाँ जो चीजें बनाई जाती थी, जिसमें टीन और कॉपर को मिलाकर एक अलॉय बनाया जाता था जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज। तो कॉपर से भी बनी हुई चीजें आपको मिलती है, ब्रॉन्ज से भी बनी हुई चीजें मिलती हैं। कॉपर से जैसे कि आपको यूटेंसिल्स है या फिर पॉट्स वगैरह बनाई जाती हैं, विपन्स, आइडल्स, मूर्तियां जो होती थी वो बनाई जाती थी। ब्रॉन्ज की भी मूर्तियां मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोहनजोदारो से एक डांसिंग गर्ल की आपको मूर्ति मिली हुई है, ठीक है। तो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है वो ब्रॉन्ज से बनी हुई है। वही हड़प्पा एंड चन्हुदारो से आपको जो मिला हुआ है एक टॉय कार्ट, यानी कि बैलगाड़ी के खिलौने मिले हुए हैं, तो वो कॉपर के बने हुए हैं। ओके, तो इन सारी सब चीजों से ये चीजें बनती थी। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर का भी यूज होता था, जो मेनली ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता था। तो इस तरीके से मेट्रोलॉजिकल का यहाँ पर भी डेवलपमेंट हुआ था। अर्थन पॉट भी मिलते थे, यानी कि मिट्टी के बनाए हुए बर्तन भी मिलते थे जो अलग अलग डिजाइन के होते थे। उन मिट्टी को अलग अलग कलर से रंगा जाता था, खास करके रेड कलर काफी फेमस था। उसी में देखेंगे कई तरीके की, उस मिट्टी के बर्तन के ऊपर कई तरीके की आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइंस मिलेंगी। ये बना होता था, कभी कभी एनिमल्स के फिगर, नेचर के फिगर, बर्ड्स के फिगर भी वहां पर बने हुए होते थे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मिलती है, तो ये तो सब आपको याद ही रहेगा। स्टोन गुड्स यानी कि पत्थर के बने हुए भी सामान मिलते हैं, जैसे कि पॉट्स वगैरह तो बनती ही थी, या फिर जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होता है ना, सेमी प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं जिनसे आपको ज्वेलरी वगैरह बनती है, तो इसका भी काफी चलन था। ओके, जैसे कि लापिस लाजुली हो गया या फिर कार्नियल हो गया, ये सब सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे। मोहनजोदारो से एक प्रिस्ट आइडल मिला हुआ है, वो भी स्टोन का है, पत्थर का बना हुआ है, प्रिस्ट या फिर जिसको योगी भी कहते हैं, तो इसकी एक आइडल मिली हुई है। हड़प्पा से आपको एक डांसर आइडल भी मिली हुई है जो कि स्टोन की बनी हुई है। तो स्टोन से भी चीजें बनते थे। वुडन गुड्स भी बनते थे, लकड़ी से बने हुए सामान भी मिलेंगे, जैसे कि दरवाजे हो गई, खिड़कियां हो गई, डोर्स एंड विंडोज ये बनते थे। इसके अलावा जो टॉयज हुआ करते थे वो भी आपको वुड के बने हुए बनते थे। तो ये सारी चीजें वुड का भी वहां पर यूज होता था। टेक्सटाइल की बात करें, यानी कि कपड़ों की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर कॉटन और वुलन दोनों तरह के कपड़े मिलते थे जो मौसम के अनुसार पहने जाते थे।
कॉटन जनरली गर्मी के दिनों में और वुलन यानी कि सर्दियों के टाइम पर पहने जाते थे। और यहाँ पर जो सिंधु वाला रीजन था, सिंधु प्रदेश वाला जो रीजन था, यहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन काफी ज्यादा किया जाता था। पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में कॉटन कल्टीवेशन नहीं होता था, बट पर्टिकुलरली जो सिंध वाला रीजन था यहाँ पर आपको कॉटन कल्टीवेशन देखने को मिलता है। बीड्स मेकिंग, बीड्स यानी लाइक जैसे कि आपको मोती होती है ना, कुछ उसी तरीके की बीड्स भी होते हैं जिनसे मेनली आपको ज्वेलरी वगैरह या ऑर्नामेंट्स बनाई जाती है। तो बीड्स मेकिंग या ज्वेलरी मेकिंग का जो मेन प्लेस हुआ करता था वो चनुहादरो था। यानी इसके अलावे और भी जगहों पर बनते थे, ऐसा नहीं है कि और जगहों पर नहीं बनते थे, लेकिन होता है ना कि एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जो उस चीज के लिए काफी फेमस हो जाता है। तो उसी तरीके से चारमुदारो जो है वो बिट्स मेकिंग के लिए या फिर जो शिल्प कला होती है जिसको हम कहते हैं नो या हैंडीक्राफ्ट क्या है, ये उसके लिए काफी फेमस था। सिल मेकिंग की बात करें, सिल मतलब मुहरे जो होती हैं उनको बनाने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि मोहनजोदारो से एक सिल मिला हुआ है जिस पर एक फिगर बना हुआ है। कुछ ऐसा फिगर है जिस पर 3 फेस आपको देखने को मिलता है, 3 फेसेस हैं, 2 हॉर्न्स मिलते हैं, और ये चारों तरफ से आपको एनिमल से सराउंडिंग है, घिरे हुए हैं, इस तरीके से मिलता है, जिसको हम पशुपति कहते हैं, पशुपति कहा जाता है। तो उस समय जो पशुपति थे ना, उनको पशुओं के देवता यानी कि एनिमल्स के गॉड के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता था, क्योंकि हॉर्न्स होते थे, चारों तरफ एनिमल से घिरे हुए होते थे, तो एनिमल्स के गॉड की तरफ माना गया है, जिनको फिर कंपेयर किया जाता है रुद्र से। रुद्र जिनका जिक्र आपको ऋग्वेद में मिलता है, जिसे बाद में शिवा के नाम से जाना गया। तो प्रोटो शिवा के तौर पर भी इनको जाना जाता है। यानी कि जो देवताओं के डिजिग्नेशन थे ना वो चेंज होते थे। इस समय जो देखेंगे पशुपति जो देवताओं के जो एनिमल्स के देवता हुआ करते थे, बाद में ऋग्वेदिक टाइम पर उनका जो कंपैरिजन रुद्र से किया जाता है, उस समय उनका डिजिग्नेशन चेंज हो जाता है। अब वो अलग डिजिग्नेशन के साथ वहां पे रुद्र को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरीके से इंद्र अग्नि इनका जो एक मेन डिजिग्नेशन था हड़प्पा के सिविलाइजेशन में, वहाँ वो जाके चेंज हो जाते हैं आपको ऋग्वेदिक टाइम में। ऋग्वेदिक टाइम में आपको जो विष्णु रुद्र जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये लोग अब इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं। तो देवताओं की और देवी देवताओं की डिजिग्नेशन थी वो भी समय के अनुसार और सहूलियत के अनुसार हम लोगों ने चेंज की है। ओके, नाउ तो यहाँ पर कुछ स्क्रिप्टेड सील्स भी मिलते हैं। स्क्रिप्टेड सील्स यानी कि जो लिखने का तरीका, लिपि जिसको कहते हैं हम हिंदी में। तो ये जो आपको रिटन मिला हुआ है सील्स पर जो चीजें लिखी रहती थी, अभी इस रिटन फॉर्मेट को हमने डिसाइफर नहीं किया हुआ है, तो अभी हमें जानकारी नहीं है कि वो एक्चुअली में किस तरीके के ये लैंग्वेज के यूज करते थे और क्या ये लिखते थे। तो इस वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, रिटन एविडेंसेस से हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ओके, और ये सील मेकिंग जो है, कभी अगर आपको एग्जाम में एक स्टेटमेंट पूछा जाए कि which one of the following is the most spectacular or most important achievement of हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, तो अगर उसमें आपको कुछ ऑर्नामेंट्स या फिर इस तरीके से चीजें आती है ना, तो वो आपको लगाना है शिल। जो मुहरें थी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक स्पेक्टेकुलर या फिर एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। ओके, इन मुहरों को कई डिजाइन्स में बनाए जाते थे, इनके कई सारे साइज हुआ करते थे। ओके, इनके आपको जैसे कि कुछ रेक्टेंगुलर शेप में, कुछ आपको ओवल शेप में या फिर सर्कुलर शेप में हुआ करता था, कुछ आपको स्क्वायर के शेप में हुआ करते, तो डिफरेंट शेप डिजाइन के भी ये आपको मिलते हैं। तो मेनली सील का यूज क्यों किया जाता है, मुहरों का यूज ये किया जाता है ऑथेंटिसिटी के लिए। कि क्या किया गया कि यहाँ पर एक कुछ सामान है, उसको बैग में आप पैक कीजिए और बैग में पैक करके उसके यहाँ जहाँ पर उसका माउथ होता है, बैग का सिरा होता है, उस पर आप सील लगा दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो पैक हो गया, कोई बीच में अगर खोलेगा नहीं तो उससे पता चल जाएगा कि वो टूटा हुआ है। साथ ही साथ वो सील क्या करता था, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करती है कि किसके तरफ से इसको भेजा गया। ठीक है, तो ये आजकल भी होता है ना, जब किसी गोडाउन को सील किया जाता है तो एक सील मुहर लगाई जाती है, उससे पता चलता है कि किस डिपार्टमेंट ने उसको सील किया हुआ है। तो ये तरीका वहां पर भी था उस समय यूज, ये मनी ट्रेडर्स के द्वारा किया जाता था जो व्यापार करते थे एक जगह से दूसरे जगह। तो यहाँ से कुछ भेजना है तो उसको पैक करके उस पर सील उन्होंने लगा दिया।
ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों तरीके के ट्रेड एंड कॉमर्स होते थे, यानी कि डोमेस्टिक भी होता था, इंटरनेशनल भी होता था। तो डोमेस्टिक में ये कर्नाटका तक जाते थे, मैसूर वगैरह से, जहाँ से ये गोल्ड लेके आते थे, तो ये काफी एक्सटेंसिव था। इंटरनेशनल की बात करें तो आप देखेंगे कि अरब पेनिनसुला, इराक, ईरान, उधर जाके फिर और मेसोपोटामिया, ग्रीक वगैरह से भी ये इनका ट्रेड चलता था। ओके, तो दोनों तरीके के ट्रेड यहाँ पर फेमस थे। अब इंडिया में जो भी प्रोडक्शन वगैरह होता था, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात करें इन पर्टिकुलर, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी प्रोडक्शन हुआ करता था, अब हर चीज तो यहाँ पर रॉ मटेरियल एक जगह मिलेगी नहीं, तो अलग अलग जगह से आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। तो दो तरीके से यहाँ पर रॉ मटेरियल को लाया जाता था। एक पहला तरीका होता था कि जहां पर रॉ मटेरियल है आप वहीं पर जाके सेटल हो जाएंगे, यानी कि सेटलमेंट, अपनी बस्ती वहीं पर बसा लीजिए। ओके, एक ये तरीका हो गया। और एक दूसरा तरीका हो जाता है आपका क्या, इंपोर्ट करना, कि अपने जहां पर है वह कहीं से मिल रहा है तो वहां से इंपोर्ट करके अपने यहाँ ला लिए। तो पहला तरीका सेटलमेंट, जहां रॉ मटेरियल मिल रहा है जाके वहीं पर सेटल हो गए, अपनी घर गृहस्थी वहीं पर खड़ी कर लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नागेश्वर, बालाकाट, सॉरी बालाकोट, यहाँ पर आपको सेटलमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेल मिलता था, शेल मतलब शंख, ठीक है, यहाँ पर शंख मिलता था। तो गई अफगानिस्तान में, वहां पर सेटल हो गए लोग, वहां पर लेपिस लाजुली मिलता था जो कि एक सेमी प्रेसियस स्टोन हुआ करता था। लोथल में लोग सेटल हो गए, वहां से कार्नियल स्टोन मिलता था। गुजरात और राजस्थान में सेटल हो गए क्योंकि गुजरात से सेलखंडी और राजस्थान से ज्यादा मात्रा में कॉपर मिलता था, खास करके खेतड़ी वाला रीजन। आज भी खेतड़ी झुंझुनू वाला रीजन जो है राजस्थान में, वो कॉपर के लिए काफी फेमस है, उसको कॉपर डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है वहां पे। तो ये एक तरीका था सेटलमेंट करना। एक दूसरा तरीका होता था इंपोर्ट करके लाना। तो जैसे कि सिल्वर था, ईरान, अफगानिस्तान से इंपोर्ट होता था। गोल्ड, मैसूर यानी कर्नाटक, उस समय आज का जो कर्नाटका है वहां से ये किया जाता था इंपोर्ट। कॉपर को खेतड़ी यानी कि राजस्थान से किया जाता था। वहीं टीन राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब जगह से ये सारी चीजें आती थी। ठीक है, तो ये दो तरीके से यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल को लिया जाता था। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया कि इस समय किसी भी मेटेलिक कॉइन का प्रेजेंट नहीं था। जैसे आजकल सिक्के होते हैं ना, उस तरीके के सिक्के इस समय नहीं मिलते थे, ना कॉपर के ना ब्रोंज के, किसी भी तरीके के नहीं। तो मेनली इस समय जो ट्रांजेक्शन हुआ करता था वो बार्टर सिस्टम था। यानी कि एक तरीके से एक तरफ कुछ लोगों के पास कुछ खाने के सामान है, फूड है, एक तरफ कुछ रॉ मटेरियल्स है। जैसे किसी को कुछ सेमी प्रेसियस स्टोन चाहिए तो वो क्या करेंगे, तो इनको कुछ फूड आर्टिकल्स दे दीजिए, या फिर कुछ इसको और मिट्टी से बना हुआ या फिर स्टोन से बना हुआ कुछ ज्वेलरी वगैरह दे दीजिए। तो इस तरीके से एक्सचेंज यहाँ पर किया जाता था। इट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। इसके साथ साथ जो इंडिया में मेलुहा था यानी कि सिंधु था, इस मेलुहा से सुमेर तक ट्रेड होता था। सुमेर यानी कि जो अरब पेनिनसुला हो गया, इराक वाला एरिया, ओके, और इधर आपको मेलुहा था। तो मेलुहा यानी कि सिंध, सिंध वाला रीजन। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपको अरब हो गया, तो यानी कि इराक वाला रीजन। तो यहाँ पर जाते समय ट्रेड होता था, तो दो रीजन यहाँ पर बीच में मिलते हैं। जगह एक है दिलमुन, जिस जो आजकल बहरीन आइलैंड है, और एक है मगान, जिस आजकल हम ओमान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये प्रीलिम्स में यहाँ से पूछा जाता है कि जो मेलुहा और सुमेर के बीच में ट्रेड हुआ करता है, तो वहाँ उसके बीच में कौन कौन से प्लेसेस मिलते हैं, दिलमुन को आज क्या कहते हैं, मगान को आज क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है। वही जो मेलुहा था यानी कि सिंध, इट वाज नोन एज सेलर्स कंट्री। सेलर्स कंट्री, सेलर मतलब नाविक, तो नाविक की कंट्री के तौर पर मेलुहा को जाना जाता था। एंड मेलुहा वाज आल्सो फेमस फॉर हाजा बर्ड। एक हाजा बर्ड हुआ करती थी, हाजा पक्षी, एक्चुअली ये पिकॉक था यानी कि मोर, उसको हाजा कहा जाता था। ओके, तो ये भी मिलता था। तो सीधा एग्जाम में आ सकता है, पिकॉक दे के ना आए, सीधा हाजा बर्ड हुआ नाम दे के पूछे। तो अगेन आपको याद रखना है कि ये मेलुहा में मिलता था, हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड। इसके अलावा हम बात करें वेट्स एंड मेजरमेंट की, तो यहाँ पर जो वेट्स हुआ करती थी, यानी कि जो बाट जैसे हम कहते हैं ना आजकल, बटखरे जो होते हैं हिंदी में जिसको कहते हैं, अलग अलग वेट के, ये उस समय पाए जाते थे। तो वो स्टोन के भी बनते थे, या फिर वो स्टोन के अलावा जो मेटल्स हुआ करते थे उसके भी ये बनते थे, वेट्स जो होते थे। और ये 16 के मल्टीप्लीकेशन में होता था, यू नो, ये
16 के मल्टीप्लिकेशन में होता था इस तरीके से, या 16 3 16 4। तो ये क्या है, ये 16 के मल्टीप्लिकेशन में है, ये मिलता था। इसके अलावा मेटेलिक बैलेंस भी होता था, बैलेंस मतलब तराजू। तो तराजू के पलड़े भी यहाँ पर मिले हुए हैं जो मेटेलिक यानी कि मेटल से बने हुए हैं, तो इनका भी कॉन्सेप्ट उस समय था। ओके, तो ये कुछ चीजें थी हमने जो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जाना या फिर इकोनॉमी के बारे में हमने जाना। इसके अलावा जो सेकंड टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको नजर आता है, ये है आपका सोशल लाइफ। ओके, तो सोशल लाइफ के बारे में कुछ 3 4 पॉइंट है जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ज्वाइंट फैमिली इस समय हुआ करती थी, ज्वाइंट फैमिली इन द सेंस की लार्ज फैमिली मिलती थी इस समय। और इस समय जो मेटरनल फीचर थे वो काफी स्ट्रांग होते थे। मेटरनल फीचर का मतलब वो रिलेशन जो आपकी मदर से रिलेटेड होता था, तो ये फीचर काफी स्ट्रांग होते थे। पैटर्नल फीचर जो थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, यानी कि जिसको हम प्रतिशतात्मक समाज कहते हैं जो आजकल है स्ट्रांग, ये इतना स्ट्रांग उस समय नहीं था। सीटाडेल और लोअर टाउन के बारे में हमने पढ़ा है। तो सीटाडेल में जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते थे, वो रहते थे। तो इनके घर भी बड़े होते थे, इनके जो हाउस होते थे ये भी काफी बड़े बड़े हुआ करते थे। और हाउस में जो रूम्स वगैरह होते थे ये भी क्या, बड़ी बड़े हुआ करते थे। वहीं जो लोअर टाउन था, कॉमन पीपल यहाँ पे रहते थे, जैसे कि फार्मर्स हो गए या फिर जो छोटे मोटे काम करने वाले इंडस्ट्री से रिलेटेड ये सब लोग हो गए, वो रहते थे, लेबर वगैरह रहते थे। तो इनके जो हाउसेस होते थे वो छोटे छोटे और रूम भी छोटे छोटे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये एक्चुअली आपको सोशल स्टेटस भी बताता है या फिर सोशल डिस्टिंक्शन भी बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको एक अलगाव देखने को मिलता है, डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में। लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो हमने पहले देखा था कि यहाँ पर क्या है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड था मेन और वीमेन दोनों का लगभग एक जैसा था। ओके, पहली चीज तो आज समझिए कि आजकल जितने भी कॉस्मेटिक यूज होते हैं, मुझे लगता है वो सारे कॉस्मेटिक उस समय यूज होते थे। चाहे आप आईलाइनर की बात कीजिए, चाहे आप काजल की बात कीजिए, चाहे आप लिपस्टिक की बात कीजिए, चाहे आप नेल पॉलिश की बात कीजिए, या फिर फेस पर फेस पैक जो लगाए जाते हैं उसकी बात कीजिए, ये सब लगाए जाते थे। तो ये सारी कॉस्मेटिक्स महिलाएं यूज करती थी। ठीक है, तो ये काफी पुराना चलन है। इसके अलावा जो ज्वेलरी है यानी कि ऑर्नामेंट्स वगैरह जो पहनने की परंपरा है, ये पहले से ही है और दोनों के द्वारा यूज किया जाता था। बाई बोथ का मतलब मेन एंड वीमेन दोनों के द्वारा ऑर्नामेंट्स का यूज किया जाता था। ओके, जो महिलाएं हुआ करती थी वो अपने सर पर एक क्राउन टाइप का ऑर्नामेंट पहनती थी। आपने कुछ कभी जो हिस्टोरिकल मूवीज होती हैं, सीरियल्स होती है, लाइक रामायण महाभारत, आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं अपने सर पर एक कुछ यहाँ पर एक क्राउन टाइप का इस तरीके का वो पहनती है। तो इस तरीके का भी महिलाओं के द्वारा वहां पर ऑर्नामेंट पहना जाता था। बाकी क्लॉथ्स की बात करें तो मेन एंड वीमेन दोनों अपर एंड लोअर क्लॉथ्स यहाँ पर पहनते थे। जो महिलाएं लोअर क्लॉथ पहनती थी, जैसे आजकल के घाघरे वगैरह होते हैं उस टाइप का वहां पर क्लॉथ हुआ करता था। और वहीं जो मेन पहनते थे वो चादर के टाइप का वो अपर या फिर लोअर पार्ट को ढकने के लिए यूज किया जाता था। अब ये सारी जो चीजें थी, ये कपड़े हो या फिर ज्वेलरी हो, कॉस्मेटिक हो, इनमें भी काफी बड़े महंगी चीजें आती थी। ज्वेलरी में जो आप स्टोन से भी ज्वेलरी बनती थी या फिर सेमी प्रीशियस स्टोन से भी ज्वेलरी बनती थी। तो जो नॉर्मल स्टोन से ज्वेलरी बनेगी वो आम लोग पहनते थे। जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह कार्नियल वगैरह से, लैपिस लाजुली से बनती थी, उसको बड़े लोग पहनते थे। तो ये सब क्या है, ये सब सोशल लाइफ जो है आपको पूरा दिखाएगा किस तरीके से कि जो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में किस तरीके से डिवाइड था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, इंटरटेनमेंट की बात करें तो इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर लोगों के द्वारा एनिमल हंटिंग, शिकार करना फेमस, उनके लिए काफी शौक का काम था। फिशिंग करना, मछली मारना या फिर बर्ड्स फाइटिंग, चिड़ियों को लड़ाने का कभी काम करते थे। डांसिंग, म्यूजिक, चेस होता था। तो जो आजकल चेस होता है उस समय पासे हुआ करते थे। अपने महाभारत में देखा होगा मामा सपनी वाला पासा, तो उस समय पासे हुआ करते थे, तो वो लोग खेलते थे। बच्चों के खेलने के लिए कई तरीके की टॉयज वगैरह होती थी जो अलग अलग तरीके, कुछ कार्ड्स वगैरह बनती थी, बैलगाड़ी वाले बन गए, कुछ एनिमल्स के शेप के कुछ खिलौने बने, चिड़ियों के शेप के कुछ खिलौने बने। तो इस तरीके के खिलौने बच्चे के लिए हुआ करते थे।
तो ये कुल मिला के कुछ चीजें थी जो इंटरटेनमेंट के लिए यूज की जाती थी। बरियल मेथड्स की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हरप्पन सिविलाइजेशन। यहाँ से भी आपको सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर वैसे कई सारे बरियल मेथड थे यहाँ पे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बरियल मेथड था वो ये था कि जो जब कोई डेड बॉडी को पिट्स यानी कि गड्ढे में दफनाया जा रहा था, तो उनका जो सर था यानी कि हेड था वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखा जाता था। एक ये मेथड था। एक दूसरा मेथड था, जैसे आजकल हिंदू में क्या होता है ना कि जलाने की जो सिस्टम है और जलाने के बाद जो राख बचती है उसको नदियों में बहाया जाता है। तो ये सिस्टम भी उस समय मौजूद था। ओके, जलाने का और जो एसेस बचती हैं उनको नदियों में बहाया जाता था। ठीक है, तो दोनों तरीके के सिस्टम वहां पर मौजूद थे। कुछ बरियल्स आप देखेंगे ऐसे हैं कि जहां पर डेड बॉडी के साथ कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह या स्टोन के कुछ चीजें मिल जाएंगी। कुछ ऐसे बरियल्स भी थे जहां पर प्रीसियस चीजें मिलती हैं, जैसे कि प्रेशियस पॉट्स वगैरह मिल जाएंगे, ज्वेलरी, बेड्स, कॉपर वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है ना, क्योंकि एक आपको बरियल जहां पर सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन मिल गए तो साधारण इंसान का रहा होगा वो। एक तरफ बरियल जो कि जिसमें पे ज्वेलरी वगैरह मिल जाती है, मोस्ट प्रीशियस स्टोन्स की ज्वेलरी, बेड्स, कॉपर्स, महंगे पोर्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो पैसे वाला रहा होगा। ओके, तो इस ये बरियल्स ग्राउंड का भी स्टडी करके हमें पता चलता है कि क्या सोशल डिफरेंसेस थे वहां की सोसाइटी में। इसके अलावा हमने धौलावीरा के बारे में कई बार पढ़ा है कि धौलावीरा में जो सिटाडेल था ये स्टोन का बना हुआ था, मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। और ये एकमात्र ऐसा जगह था हड़प्पन सिविलाइजेशन में जहाँ का सिटाडेल पूरा का पूरा स्टोन से बना हुआ था। तो यहाँ पर आप सारे फीचर्स जो देखेंगे वो स्टोन से बनते थे। यहाँ पर बरियल्स जो भी थे ये भी स्टोन के बनाए जाते थे धौलावीरा में। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि एक स्टेटमेंट हो सकता है कि जो बरियल्स ग्राउंड होते थे स्टोन के बनते थे कहाँ पर या धौलावीरा पे किस तरीके से। बीपीएससी इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछती है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप 30 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई होगी। तो ये दो चीजें हमने आज पढ़ी, एक इकोनॉमी और के बारे में और सोशल लाइफ के बारे में। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट और आखिरी पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे रिलीजन और उसमें पढ़ेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कैसे खत्म हुआ आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो छोटे छोटे टॉपिक है जो थर्ड पार्ट में ही कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू एंड गुड।